मनीषा केस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के हाथ 3 आरोपी लगे हैं। जी हां, यह वही केस है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। लोग लगातार सवाल कर रहे थे कि आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा, और अब इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें 3 ऐसे लोग मिले हैं जिन पर शक गहराता जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लोग उस दिन मौके पर मौजूद थे और इनसे पूछताछ के बाद कई नए राज खुले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये आरोपी कौन हैं? क्या यही लोग मनीषा की हालत के जिम्मेदार हैं, या फिर इसके पीछे किसी और बड़े खेल का हाथ है? इस खुलासे के बाद गांव में गुस्सा और भड़क गया। लोग साफ कह रहे हैं कि अगर यह सच है तो इन तीनों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या है वो सच्चाई, क्या है वो खुलासा और कौन है ये 3 आरोपी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड जान लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 11 अगस्त की। सुबह का वक्त था। गांव के छोटे से घर में 18 साल की मनीषा अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती थी। पढ़ाई में वह काफी अच्छी थी और घर की इकलौती उम्मीद भी थी। परिवार उसे लेकर बड़े सपने देख रहा था, क्योंकि सबको भरोसा था कि एक दिन मनीषा अपनी मेहनत और लगन से कुछ बड़ा करेगी। वो सिर्फ पढ़ाई में तेज नहीं थी, बल्कि बहुत समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। अक्सर गांव के लोग भी उसकी तारीफ किया करते थे। 11 अगस्त 2025 की सुबह करीब 11 बजे उसने अपने पिता से कहा कि उसे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है, क्योंकि उसका सपना था नर्सिंग में दाखिला लेना और आगे चलकर एक अच्छी नर्स बनना। वह अपने गांव और घर का नाम रोशन करना चाहती थी। उसने आत्मविश्वास के साथ माता पिता से कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं फॉर्म भरकर जल्द लौट आऊंगी। यह सुनकर माता पिता ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, भगवान तुम्हें सफल बनाए। कॉलेज के कागजात और जरूरी डॉक्यूमेंट्स से भरा छोटा बैग उठाकर पूरे उत्साह और उम्मीद के साथ वह घर से बाहर निकली। परिवार दरवाजे पर खड़ा होकर उसे जाते हुए देख रहा था। किसी के भी मन में यह ख्याल तक नहीं आया कि वे अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहे हैं और यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। दिन बीतता गया, दोपहर आई और शाम होने लगी, लेकिन बेटी घर नहीं लौटी। मां बेचैन होने लगी। वो बार बार दरवाजे पर जाती, रास्तों को देखती, खिड़की से बाहर झांकती और यही सोचती कि शायद अब मनीषा लौट आए। लेकिन हर बार खाली रास्ता देखकर उसकी आंखें भर जातीं। पिता जब काम से घर लौटे तो सबसे पहला सवाल यही किया, बिटिया घर आई कि नहीं? जब परिवार ने कहा कि वह अब तक नहीं लौटी तो पिता का चेहरा अचानक पीला पड़ गया, जैसे शरीर से खून खींच लिया गया हो। वो घबराहट में इधर उधर टहलने लगे। उन्होंने तुरंत मोबाइल से कई बार फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ मिला। अब उनकी चिंता और बढ़ गई। मां रोने लगी और भाई बहन चुपचाप कोने में बैठ गए। पिता का धैर्य टूटने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद कोई बड़ी अनहोनी हो गई है। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बताया कि उनकी बेटी सुबह कॉलेज गई थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। पुलिस ने सबसे पहला सवाल किया, बेटी की उम्र कितनी है? पिता ने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी 18 साल की है। यह सुनते ही पुलिस ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे, आपकी लड़की तो जवान हो गई है, किसी के साथ भाग गई होगी, 2-3 दिन में लौट आएगी, आप परेशान मत होइए। यह जवाब सुनकर पिता सदमे में आ गए। एक पिता जो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए तड़प रहा था और पुलिस से मदद की उम्मीद कर रहा था, उसे यह सुनना पड़ा कि उसकी बेटी भाग गई होगी। पिता का कलेजा छलनी हो गया, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से हाथ जोड़कर बार बार विनती की, मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी है, उसका सपना नर्सिंग की पढ़ाई करने का है, वो किसी के साथ भाग नहीं सकती, प्लीज मेरी बेटी को खोजिए। लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। मामला हल्के में टाल दिया गया। थाने में बैठे हर अफसर से पिता गुहार लगाते रहे, मेरी बेटी को ढूंढिए, वो जरूर किसी मुसीबत में है। लेकिन पुलिस ने न तो कोई खोजबीन शुरू की और न ही टीम मौके पर भेजी। मजबूर होकर पिता खुद ग्रामीणों के साथ बेटी की तलाश में निकल पड़े। दिन हो या रात, बिना थके वह अपनी बच्ची को खोजते रहे।
गांव की गलियां, सड़कें, खेत, यहां तक कि नालों और सुनसान रास्तों तक जाकर बेटी का नाम पुकारते रहे, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटे। परिवार और गांव के लोग भी रोते बिलखते खोज में लगे रहे। मां की हालत बिगड़ने लगी। वह होश खो बैठी। छोटे भाई बहन दरवाजे पर बैठकर बार बार पूछते, पा, हमारी दीदी कब आएगी? लेकिन पिता के पास कोई जवाब नहीं था। 2 दिन तक परिवार खुद रोते हुए बेटी को खोजता रहा, लेकिन न बेटी का फोन मिला, न कोई सुराग। 13 अगस्त की सुबह गांव से थोड़ी दूरी पर सिंघानी इलाके में एक किसान अपने खेत में काम करने गया। तभी उसकी नजर एक जूती पर पड़ी। उसे अजीब लगा, क्योंकि आसपास कोई नहीं था। ध्यान से देखा तो वह जूती किसी लड़की की थी। उसका मन बेचैन हो गया। उसने आगे कदम बढ़ाए और सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। खेत में एक युवती की बॉडी पड़ी थी। हालत इतनी भयावह थी कि उसे देखकर वह दहशत में आ गया। वह चिल्ला पड़ा और सिर पकड़ लिया। खेत के दूसरे लोग भी दौड़कर पहुंचे और यह दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में मातम छा गया। किसान ने तुरंत सरपंच और फिर पुलिस को खबर दी। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंची। बॉडी को देखकर वो भी हैरान रह गए। शरीर पर गहरे घाव और चोटों के निशान थे। कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे और चेहरे पर भी अजीब निशान थे। यह साफ लग रहा था कि उसके साथ बेरहमी से हमला किया गया है। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि हर कोई कांप उठा। आंखों में गुस्सा और डर साफ दिख रहा था। पुलिस को अंदेशा हुआ कि यह वही लड़की हो सकती है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 2 दिन पहले लिखी गई थी। उन्होंने तुरंत पिता को बुलाया। पिता ने जैसे ही बेटी की बॉडी देखी, वह गिर पड़े। जोर जोर से रोते हुए बार बार कहते रहे, मेरी बच्ची ने तो कहा था कि वो लौट आएगी। गांव में चीख पुकार मच गई। हर आंख नम हो गई। पिता की हालत देखकर लोग आक्रोशित हो उठे। सवाल उठने लगे, मनीषा की बॉडी इतनी बुरी हालत में क्यों मिली? अगर पुलिस पहले दिन एक्टिव होती तो शायद उसे बचाया जा सकता था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा था, धारदार हथियार से वार किया गया, जबकि असली सच कहीं ज्यादा बड़ा और भयावह था। परिवार को लगा कि सच्चाई छुपाई जा रही है। पिता ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी के साथ जो हुआ है उसे सिर्फ एक लाइन में कैसे लिखा जा सकता है? परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। इस बार आवाज इतनी बुलंद थी कि प्रशासन को झुकना पड़ा। रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों की टीम ने विस्तृत जांच की। रिपोर्ट में साफ हुआ कि उसके ऊपर गहरे हथियार से वार हुए। शरीर पर गंभीर चोटें थीं और शक जताया गया कि दुष्कर्म की भी कोशिश की गई होगी। यह खबर परिवार के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। मां बार बार बेहोश हो रही थी और पिता पूरी तरह टूट चुके थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि आखिरकार मेरी बेटी ने क्या गलती की थी जो उससे इतनी निर्ममता से उसकी जिंदगी छीन ली गई। जैसे ही यह खबर गांव तक पहुंची, गांव का माहौल पूरी तरह से बदल गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। धीरे धीरे आक्रोश इतना बढ़ा कि गांव से लेकर आसपास के इलाके तक हर कोई इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। ग्रामीणों का साफ आरोप था कि अगर पुलिस ने पहले ही दिन से इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। भीड़ लगातार बढ़ती गई और देखते ही देखते यह गुस्सा पूरे जिले में फैल गया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। बाजार बंद हो गए और गांव से लेकर कस्बों तक सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की मांग गूंज रही थी। यहां तक कि दिल्ली पिलानी हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया, जहां हजारों लोग मनीषा के लिए न्याय मांग रहे थे। इस बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हड़बड़ा गया और दबाव इतना बढ़ गया कि मामला सीधे सरकार तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्यवाही करते हुए जिले के ईएसपी को हटा दिया और लापरवाही करने वाले कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन उसके बावजूद परिवार की एक ही मांग थी कि मेरी बेटी के असली कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें फांसी की सजा मिले। अब धीरे धीरे यह मामला मीडिया तक पहुंचा। देश के बड़े बड़े चैनलों ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। हर जगह न्यूज रूम में सिर्फ इसी केस पर बहस होने लगी। टीवी स्क्रीन पर लगातार यह हेडलाइन चल रही थी, हरियाणा की बेटी की बेरहमी से छीन ली गई जिंदगी। न्यूज एंकर बार बार यही सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार कब तक बेटियां यूं ही दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। पूरा राज्य उबल पड़ा।
जगह जगह रिपोर्टर पहुंच गए। हर गांव, हर चौराहे, हर सड़क पर कैमरे के सामने लोग खुलकर अपनी बातें रखने लगे। गांव की औरतें चीख चीख कर बता रही थीं कि उन्होंने कैसे मनीषा के साथ अन्याय होते हुए देखा। वहीं युवाओं ने साफ कहा कि अगर पुलिस और प्रशासन पहले दिन से सजग रहते तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। धीरे धीरे यह मामला इतना बढ़ा कि राज्य की सीमाओं को पार करके राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा। बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर यही खबर छप रही थी और सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। हर जगह "बाय गॉड जस्टिस फॉर मनीषा" ट्रेंड करने लगा। लोग गुस्से में सड़क पर उतरने लगे और सरकार पर दबाव बढ़ता गया। अब मुख्यमंत्री खुद दबाव में आ गए। उन्होंने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया। बैठक में माहौल बेहद गंभीर था और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बैठक के बाद आदेश जारी हुआ कि जिले के एएसपी मनवीर सिंह को तत्काल पद से हटाया जाए। साथ ही लोहारू थाने के एसएचओ अशोक, एएसआई शकुंतला और ईवीआर टीम के एएसआई अनूप समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। यह खबर जैसे ही बाहर आई तो गांव और आसपास के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंची है। लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनका कहना था कि यह सब कार्यवाही दिखाने के लिए है। जब तक असली आरोपी जेल में नहीं डाले जाते तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। इसी बीच परिवार ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यह खबर पूरे गांव और जिले में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई यह सुनकर स्तब्ध था कि परिवार अपनी बेटी की बॉडी लेने से इनकार कर रहा है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी और माहौल लगातार तनावपूर्ण होता गया। बॉडी कई दिनों तक पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी रही, जिससे पूरे इलाके में गंध और पीड़ा फैलने लगी। लेकिन इसके बावजूद परिवार अपने फैसले पर अडिग रहा। परिवार का साफ कहना था कि हमारी बेटी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके असली कातिल सलाखों के पीछे होंगे। पिता और परिजन बार बार यही कहते रहे कि अगर हम अभी हार मान गए तो आगे भी किसी और की बेटी के साथ यही अन्याय होगा। इस जिद और दर्द से भरी आवाज ने हजारों लोगों को झकझोर कर रख दिया। धीरे धीरे आंदोलन और बड़ा होने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस प्रशासन पर कार्यवाही का दबाव बनाने लगे। आंदोलन की गूंज अब सिर्फ गांव और जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे हरियाणा में फैल गई। अब विपक्षी पार्टियां भी इस मामले में कूद पड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हुड्डा ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब राज्य में बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर सरकार का बेटा बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा भी मौके पर पहुंची और परिवार से मिलकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता भी गांव पहुंचे और परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन परिवार के आंसू और भीड़ के गुस्से के सामने यह भरोसा कहीं असरदार नहीं लग रहा था। लोग लगातार चीखते हुए यही कह रहे थे कि अब हमें मीठे शब्दों में दिलासा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। धरना स्थल तक माहौल पूरी तरह से उबल रहा था। लोग नेताओं की बात सुनने तक को तैयार नहीं थे। कोई कह रहा था कि अगर हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है तो कल किसी और की बेटी भी सुरक्षित नहीं है। कोई चिल्ला रहा था कि हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। धरने पर बैठी भीड़ दिन रात वहीं डटी रही। महिलाएं रोते बिलखते मनीषा की तस्वीर हाथों में उठाकर चल रही थीं। वहीं बुजुर्ग भी आंखों में आंसू लिए मोमबत्तियां जला रहे थे। हजारों लोग मोमबत्तियां जलाकर कैंडल मार्च निकाल रहे थे। माहौल इतना भावुक हो गया था कि हर कोई बेटी को अपनी बेटी समझकर आंसू बहा रहा था। नौजवान हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर साफ लिखा था, बेटी के कातिलों को मौत दो, लापरवाह पुलिस वालों को बर्खास्त करो, इंसाफ नहीं तो सड़क पर जाम रहेगा। बस यही नारे पूरे इलाके में गूंज रहे थे।
छोटे छोटे बच्चे भी मोमबत्ती लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे और यही दृश्य हर इंसान का दिल पसीज रहा था। अब सरकार की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि यह मामला सिर्फ भिवानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी विरोध शुरू हो गया। यहां तक कि दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंच गई। सोशल मीडिया पर भी टीम एंड जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। लोग देश भर में पोस्ट डालकर बेटी के लिए न्याय मांगने लगे और लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। प्रशासन ने कई बार परिवार को समझाने की कोशिश की कि आप अंतिम संस्कार कर दीजिए, जांच तेजी से चल रही है। लेकिन परिवार ने साफ कहा कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते, हम चिता को आग नहीं देंगे। परिवार का दर्द इतना गहरा था कि किसी के भी समझाने बुझाने से वह कम नहीं हो रहा था। पिता बार बार अधिकारियों से यही कहते रहे कि अगर आज मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो कल किसी और बेटी के साथ भी यही हो सकता है। वह रोते रोते गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे कि जिसने भी मेरी बेटी की जान ली है, जिसने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह समाज की हर बेटी के लिए खतरा होगा। इस दौरान पुलिस की ओर से कई तरह के आश्वासन आए, लेकिन परिवार का भरोसा पुलिस पर पूरी तरह से उठ चुका था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज तलाशने की कोशिश की, लेकिन जब कॉलेज प्रशासन ने फुटेज देने से साफ इनकार कर दिया तो शक और गहरा हो गया। परिवार का आरोप था कि पुलिस ने अगर पहले ही दिन सख्ती दिखाई होती, दबाव बनाया होता, तो आज फुटेज से कुछ न कुछ सबूत जरूर मिल जाते। लेकिन अब यह मामला और गहरा रहस्य बन गया था। पुलिस के पास अभी तक इतना सबूत ही था कि मनीषा घर से कॉलेज जाते हुए कैमरे में दिखाई दी, लेकिन उसके बाद कहां गई, किसके साथ गई, ये किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ। आसपास के कई कैमरे खंगाले गए, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। अब हालात यह हो गए थे कि पूरा माहौल तनावपूर्ण बन चुका था। लोग पुलिस की निष्क्रियता को लेकर आक्रोशित थे और परिवार खुद अपनी बच्ची के कातिल की तलाश में जुटा हुआ था। ग्रामीण अपने स्तर पर अलग अलग जगह सुराग ढूंढ रहे थे। महिलाएं समूह बनाकर गांव के कोनों कोनों में चर्चा कर रही थीं और युवक अपने तरीके से पूछताछ कर रहे थे। परिवार हर जगह जाकर लोगों से सवाल करता रहा, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती। धीरे धीरे यह मामला इतना उलझता चला गया कि लोग मानने लगे कि पुलिस कहीं ना कहीं सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है। 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन कातिलों का कोई पता नहीं था। यही वजह थी कि लोग मानने लगे कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और सरकार सिर्फ दिखावे की कार्यवाही कर रही है। इसी दौरान एक बड़ा मोड़ तब आया जब गांव की कुछ लड़कियों ने बताया कि मनीषा ने कई बार कहा था कि कुछ लोग उसे रास्ते में घूरते हैं, उसका पीछा करते हैं और कई बार अश्लील बातें भी करते हैं। इन लड़कियों ने खुलकर कहा कि मनीषा अक्सर डर के साए में रहती थी, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि वह चाहती थी कि पढ़ाई और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करे। यह बयान सामने आते ही परिवार का शक और गहरा हो गया। मां की आंखों में आंसू थे और पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह बार बार पुलिस से कहते कि अगर मेरी बेटी ने पहले ही यह बातें साझा की थीं, तो आप लोग क्यों चुप हैं और अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई। लेकिन पुलिस अभी भी आधिकारिक तौर पर किसी का नाम लेने को तैयार नहीं थी। पुलिस का कहना था कि जांच जारी है और अभी किसी पर सीधे आरोप लगाना मुश्किल है, लेकिन गांव वाले इससे संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक आप लोग खुलकर आरोपी का नाम नहीं लेंगे, तब तक यह सच बाहर नहीं आएगा और इंसाफ की उम्मीद अधूरी रह जाएगी। गांव के हर घर से लोग धरना स्थल पर पहुंचने लगे। दिन प्रतिदिन वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे गांव की इज्जत और बेटियों की सुरक्षा का सवाल बन चुका था। धरने में सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग आने लगे। अलग अलग संगठनों के लोग जुड़ने लगे। महिलाओं के संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ता और छात्र यूनियन तक यहां पहुंच गए। सभी लोग एक ही नारे के साथ गूंज रहे थे, मनीषा को न्याय दो। मंच पर बार बार भाषण हो रहे थे, जिनमें सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए जा रहे थे। वक्ता खुलकर कह रहे थे कि यह सिर्फ एक बच्ची की जान की बात नहीं है, बल्कि पूरे समाज की शर्म है। धीरे धीरे यह आंदोलन गांव की सीमाओं से निकलकर पूरे इलाके में फैल गया। लोग सोशल मीडिया पर भी इसे उठाने लगे और यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनने लगा। हर बीतते दिन के साथ यह आंदोलन और मजबूत होता गया। महिलाओं की आंखों में आंसू थे
और युवाओं की आवाज में गुस्सा। सबकी एक ही मांग थी, दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आंदोलन का यह रूप अब सिर्फ धरना या प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप लेने लगा। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ जब एक स्थानीय पत्रकार ने दावा किया कि कॉलेज प्रशासन और पुलिस के बीच किसी तरह की मिलीभगत है। पत्रकार ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कॉलेज में सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं थे और सीसीटीवी फुटेज का गायब होना कोई साधारण बात नहीं हो सकता। यह आरोप सुनते ही लोगों का गुस्सा और भड़क गया। भीड़ ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ भी नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रशासन पर दबाव इतना आ गया कि उन्हें गांव के प्रतिनिधियों के साथ फिर से बैठक करनी पड़ी। बैठक में अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस केस की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो इसे CBI को भी सौंपा जाएगा। लेकिन परिवार ने साफ कहा कि जब तक कातिल जेल में नहीं होंगे तब तक किसी भी वादे पर भरोसा नहीं किया जाएगा। रात होते ही धरना स्थल पर लोग भजन गाने लगे, शोक सभा करने लगे और मनीषा की फोटो के सामने दिए जलाने लगे। पूरा माहौल एक तरफ गुस्से से भरा था तो दूसरी तरफ दर्द और संवेदनाओं से भी लबालब था। बच्चे मासूम आंखों से तस्वीर को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों कि आखिर उसने क्या गलती की थी जो उसे इतनी गलत तरीके से मारा गया। गांव में अब एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। लोग कहते थे कि कहीं ना कहीं इस केस में बड़े लोगों का हाथ है और शायद यही वजह है कि पुलिस खुलकर कुछ बोल नहीं पा रही। लेकिन परिवार का कहना था कि चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, हम अपनी बेटी के लिए इंसाफ लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें महीनों तक सड़क पर बैठना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।